कोई और नहीं, महल का पहरेदार रहता है। महल का पहरेदार कहता है, हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता नहीं चला। हाफते हुए उसने कहा। वो मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत तूने कैसी की, झुककर सलाम कर इन्हें। अब केशव का माथा ठनकता है, कहता है, उफ, ये तो महाराज है, उसे बादशाह अकबर है। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में उसे छेनी हाथ से छुटकर नीचे गिर जाती है और जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं। यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश सी कतार नजरों से अकबर को देखने लगा। मतलब छुप के ऐसे नजरों से देखना। अकबर पहरेदार की दखलंदाजी को अच्छी नहीं लगती है। गुस्सा कर कहते हैं, पहरेदार तुम यहाँ से मतलब कहते हैं चले जाओ। ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में पड़ जाता है कि क्या उसे अब काम शुरू कर देना चाहिए, बादशाह के हुक्म का इंतजार करते रहना चाहिए। दिल तो उसका अब भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर यहाँ अब वो डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने उसे नरम आवाज में पूछा। केशव, उसने मतलब नपातुल्ला सा जवाब देता है। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास जाता है और उनका छेनी हथौड़ा लेकर आ जाता है तुरंत। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ जाते हैं और पत्थर को अपनी तरफ खींचते बोलते हैं, ठीक है बताओ मुझे क्या करना है। केशव थोड़ा संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखता है और बोलता है, हुजूर क्या आप यह कर सकेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास से मैं सीख ही लूंगा। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया, डर गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलियां ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ाने का सही तरीका सिखाने लगा, जैसे केशव के पिता ने उसे सिखाया था। उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींची और एक सामान्य सा नमूना बना दिया। गंभीरता से कहा, देखिए सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया। इससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। अरे नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़ा को आहिस्ता से मारना है, ऐसा उसने करके सिखाया। और हाँ, अपनी थोड़ी सी आंखें बंद कर लीजिएगा, वरना किरचे उठकर आपकी आंखों में चली आएंगी। अकबर मुस्कुराते हैं, कहते हैं, जी हुजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठता है। वह लगभग भूल ही जाता है कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वेस्ट पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। वो बड़े ध्यान से देख रहा था कि अभी तक तो लोग इसे सिखाते थे, आज इसे, और वो भी अकबर को सिखाने का मौका मिला है, महाराज को, बादशाह को सिखाने का मौका मिला है। अकबर किस तरह लकीरें को उकेर रहे हैं। बादशाह की जरा सी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। काम करते करते अकबर पूछ बैठे, केशव सही नहीं है क्या? और केशव से हिलाकर अपनी असहमति जता देता। अकबर इत्मीनान से बैठ गया और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि पास में मौजूद उसके साथ के लोग उन्हें बड़े ही हैरानी भरे नजरों से देख रहे थे। अकबर गौर करते ही केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपने तरफ से अब कुछ उसमें जोड़कर भी उसे और खूबसूरत डिजाइन बना रहा था। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकार, संतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ पर काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ जरूर काम करना चाहूँगा। उसके बाद से फिर अकबर उठकर खड़े हो जाते हैं और जाते हुए बड़े प्यार से केशव के कंधे पर थपथपाते कहते हैं, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर क्या आप दोबारा आएंगे? केशव बड़ी उत्सुकता से पूछता है। हाँ, मैं जरूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन अपने अगल बगल वालों को ये बताते नहीं थकता है कि महाराज आए, हमसे काम सीखे, मैं उनको काम सिखाया। रात हो जाती है और केशव बहुत थक जाता है और आंखों में नींद लिए अपने पिता के बिस्तर में घुस जाता है। पिता मुस्कुराकर कहते हैं, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए, मशहूर हो गए। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों में सहारे टिकाकर केशव धीमे से बोला,
हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। तुम सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वो सिकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताए, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर है, पर सिकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। खास कारण? वो कौन सा? तो बताते हैं कि अकबर को कोई संतान नहीं हो रही थी। वे बहुत से साधु संत फकीरों के पास गए और भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनकी एक नहीं 3-3 संतानें होंगी। तो जैसे ही बोलते हैं उसके पिता 3 संतानें, तो ये तुरंत नाम ले लेता है, शहजादा सलीम, मुराद, दनियाल। केशव ने चौंकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उन्हीं आवाज़ में बोलता है। पिताजी ने देखा उनका लाडला बेटा अब सो गया रहता है। होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी।